हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अरावली पाठशाला की ऑनलाइन क्लासेस में। विद्यार्थियों, हम नवीं की गणित पढ़ रहे थे जिसमें हमने अपने 4 चैप्टर कवर कर लिए थे कंप्लीट रूप से। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है चतुर्भुज। आज की इस वीडियो लेक्चर में आपको इस चैप्टर नंबर 8 की संपूर्ण बेसिक जानकारी मिलेगी, जिसमें आपको चतुर्भुज के बारे में जानने को मिलेगा। चतुर्भुज के प्रकार किस प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उन सब के बारे में आपको जानने को मिलेगा। इसलिए वीडियो को शुरुआत से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार की कंटेंट और इस प्रकार की क्वालिटी आपको कहीं और दूसरी जगह पर नहीं मिलेगी, ये गारंटीड है। हमारे इस चैनल पर संपूर्ण कोर्सेस आपको आने वाले समय में मिल जाएंगे एकदम कंप्लीट रूप से। चलिए तो हम आज का इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला वाला क्वेश्चन अपना क्या है। देखिए, परिचय के बारे में आज हमको पढ़ना है इस वीडियो लेक्चर में। अगर आपने परिचय को अच्छी प्रकार से पढ़ लिया तो आने वाली प्रश्नावली आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगी। तो चलिए देखिए, सबसे पहले अपन के पास है कि भाई चतुर्भुज किसे कहते हैं। क्या कि चतुर्भुज किसे कहते हैं। सबसे बेसिक्स बात तो यही होती है कि चतुर्भुज किसे कहते हैं। देखिए, चतुर्भुज होता है तो चतुर्भुज किसे कहते हैं। तो चतुर्भुज का मतलब होता है 4 सरल रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। मतलब 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। देखिए, 4 भुजाएं, जैसे कि एक भुजा ये आ गई, दूसरी ये आ गई, तीसरी ये और चौथी ये। इस प्रकार की आकृति अगर बनती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, चतुर्भुज। 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। मैं अगर 4 भुजाओं वाली एक और आकृति बना देता हूं, 2 3 4, 1 2 3 4, ये भी 4 भुजाओं वाली एक आकृति है। क्या ये चतुर्भुज हो सकती है? नहीं हो सकती है चतुर्भुज। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति होनी चाहिए, क्लोज फिगर होना चाहिए। ये क्लोज है, क्लोज है, बंद फिगर है, ठीक है ना। इसीलिए ये चतुर्भुज है, जबकि ये चतुर्भुज नहीं हो सकता क्योंकि ये ओपन फिगर, खुली आकृति है। आए समझ में? चलिए, अपन ने चतुर्भुज के बारे में पढ़ा। फिर देखिए चतुर्भुज में अपन देखते हैं यहाँ पर चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं। देखिए, एक नाम दिया ए बी सी और डी। चतुर्भुज, देखिए चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, 1 2 3 और 4। कितने कोण होते हैं? 4 कोण होते हैं चतुर्भुज में। भुजाएं 1 2 3 4, 4 भुजाएं होती है चतुर्भुज में। चतुर्भुज में देखिए, ये वाले शीर्ष कहलाते हैं। ये 4 शीर्ष होते हैं। क्या होते हैं? 4 शीर्ष होते हैं चतुर्भुज में। चतुर्भुज में देखिए, यहाँ से ये वाली लाइन और यहाँ से ये वाली लाइन, ये दोनों आपस में विकर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विकर्ण। और चतुर्भुज में 2 विकर्ण भी होते हैं। आया समझ में? अब एक और बात अपन पढ़ते हैं कि चतुर्भुज के 4 कोण हैं तो चारों कोणों का मान कितना होगा। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का मान 360 डिग्री होता है। कितना होता है? कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी। चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है? 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री। ये हमेशा आपको याद रखना है। आया समझ में? यहाँ तक अपना बेसिक क्लियर हुआ, कंसेप्ट क्लियर। चलिए, अब अपन आगे बढ़ते हैं। चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं? चतुर्भुज मोस्टली 3 प्रकार के आते हैं। कौन कौन से होते हैं? मोस्टली 3 प्रकार के। देखिए, चतुर्भुज में आता है, सबसे पहले अपन देख लेते हैं, एक समलंब होता है। क्या होता है? एक तो आता है समलंब। क्या होता है? समलंब चतुर्भुज, ठीक है। उसके बाद अगर एक देखने जाए, एक होता है समांतर। क्या होता है? समांतर। और एक होता है पतंग। क्या होता है? पतंग। ये 3 प्रकार के हैं, 1 2 और 3, ठीक है। कौन कौन से? समलंब होता है, समांतर होता है, पतंग होता है। ये भी एक चतुर्भुज प्रकार का, चतुर्भुज का एक प्रकार है। इस समांतर में आपको मिलेंगे आयत। क्या मिलेंगे आपको? आयत होगा एक तो, इसी के साथ एक आपका वर्ग होगा, वर्ग भी इसमें आता है, और एक होगा आपका समचतुर्भुज। क्या होगा? समचतुर्भुज। ये सभी आपको इसमें जानने को मिलेंगे। आया समझ में? समांतर चतुर्भुज। देखिए, चतुर्भुज कितने प्रकार के? समलंब, समांतर और पतंग, 3 टाइप के। समांतर चतुर्भुज में आपको देखने को मिलेगा आयत, वर्ग और समचतुर्भुज। ये 3 प्रकार के आ गए, ठीक है। इन सब के बारे में अपन को इस वीडियो लेक्चर में आप पढ़ना है कि ये क्या होते हैं, इनके गुण क्या होते हैं,
इनके बारे में ही आज अपन पढ़ेंगे। चलिए आगे वाले स्लाइड पे चलते हैं अपन। देखिए सबसे पहला है अपने पास चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज के प्रकार में सबसे पहले मेरे पास आ गया समांतर चतुर्भुज। क्या आ गया? समांतर चतुर्भुज। क्या आया मेरे पास? समांतर चतुर्भुज। यहां देखिए, ठीक है। चलिए यहां तक आपने देखा समांतर चतुर्भुज में। चतुर्भुज के प्रकार में समांतर चतुर्भुज पहला प्रकार है अपना समांतर चतुर्भुज। इसमें है एक चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर होता है। सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर होता है। मतलब युग्म का मतलब क्या होता है? यहाँ पर देखिए, यहाँ अपन को दे रखा है युग्म। क्या दे रखा है? युग्म। और युग्म का मतलब होता है जोड़ा। क्या होता है? जोड़ा। तो समांतर चतुर्भुज का देखिए, यहाँ पर अपन को एक समांतर चतुर्भुज ड्रॉ करके बताता हूँ मैं आपको। चलिए दिख रहा है? चलिए इसमें वाइट कर देते इसको, अब दिखेगा। चलिए ठीक है। देखिए ये मेरे पास समांतर चतुर्भुज है जिसका नाम ए बी सी और डी दिया मैंने। ठीक है, कंप्लीट ए बी सी और डी। अब देखिए समांतर चतुर्भुज के प्रत्येक युग्म भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर होता है। मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ठीक है, एक होगा ये वाली भुजा और ये वाली भुजा। आया समझ में? तो आमने सामने की भुजा समान होती है। समांतर चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर होता है। आया समझ में? इस प्रकार जैसे कि ये वाली इस साइड समांतर जा रही है तो ये वाली भी समांतर जाएगी। अपन ये भी कह सकते हैं कि ये वाली समांतर होगी और ये वाली समांतर होगी। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं ए बी भुजा समांतर किसकी होगी? डी सी भुजा की। ठीक है, और ए डी भुजा समांतर होगी बी सी भुजा की। समांतर का मतलब होता है अगर इनको मैं आगे बढ़ा दूं, इन रेखाओं को आगे बढ़ाऊंगा तो वे एक दूसरे को कभी भी काटेगी नहीं। इसको बोलते हैं समांतर। अगर मैं इन दो रेखाओं को आगे और बढ़ाऊंगा तो ये भी एक दूसरे को कभी काटेगी नहीं। इनको बोलते हैं अपन समांतर। क्या बोलते हैं? समांतर। आया समझ में? अब देखिए आगे क्या करते हैं। यहां तक आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? जिसमें भुजाओं का युग्म समांतर होता है। मतलब ये और ये जोड़ा बन गया, ये समांतर हो गए। ये और ये जोड़ा बन गया तो ये भी आपस में समांतर हो गए। ठीक है, फिर देखिए विपरीत भुजाएं समांतर होती है। मतलब विपरीत, ये और ये दोनों विपरीत भुजा, इसकी विपरीत ये होगी, ये आपस में समांतर होगी। पहला गुण इसका ये है। फिर देखिए विपरीत भुजाएं आपस में बराबर होती है। मगर ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर होंगी। ये और ये ऊपर नीचे वाली और ये बराबर होगी। विपरीत भुजाएं आपस में कैसी होती है? बराबर भुजाएं होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? बढ़िया। तीसरा देखिए विपरीत कोण बराबर होते हैं। अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं। जैसे ये है, इसका विपरीत एंगल ये होगा तो कोण ए बराबर कोण सी। जैसे कि ये डी है तो इसका विपरीत बी होगा तो कोण बी बराबर कोण डी। ये आपस में बराबर होंगे, विपरीत कोण भी बराबर होंगे। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो विकर्ण देखिए, जैसे यहां से ये वाला और यहां से ये वाला एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित मतलब समान दूरी पर विभाजित करते हैं। तो यहां से देखेंगे AO और OC, AO बराबर OC बराबर होंगे। विकर्ण एक दूसरे को समान दो भागों में काटते हैं। समद्विभाजित समान दो भागों में बांटना। तो इस रेखा को ये विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं तो इसको समान दो भागों में बांट रहे हैं। तो AO और OC आपस में बराबर हो जाएंगे। तो BO और OD बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे BO बराबर OD। आया समझ में? ये था अपने पास समांतर चतुर्भुज। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए। अब फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से ये था, फिर ये देखिए अब अपने पास आया है समांतर चतुर्भुज में आयत। समांतर चतुर्भुज का ही प्रकार होता है आयत। आयत किसे कहते हैं?
समांतर चतुर्भुज में ही एक प्रकार होता है आयत। आयत क्या होता है? यदि एक समांतर चतुर्भुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का समकोण हो तो वह आयत कहलाता है। जैसे कि मेरे पास अभी एक आकृति ले लेता हूं मैं। चलिए ये वाले आकृति, चलिए ये वाली मैंने आकृति ली, जैसे कि इसका नाम दिया मैंने ए बी सी और डी, ए बी सी डी, ठीक है। इसका नाम दिया ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। आ रहा है समझ में, दिख रहा है? ठीक है, चलिए चलिए देखिए, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का, मतलब ये वाला कोण अगर 90 का है तो ये वाला कोण भी 90 का हो जाएगा, ये 90 का है तो ये भी 90 का हो जाएगा, और ये 90 का है तो ये भी 90 का हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है, एक कोण 90 डिग्री का समांतर चतुर्भुज के ही गुण होते हैं। इसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है, मतलब ये वाली भुजा इसके और ये वाली भुजा इसके बराबर होती है। आमने सामने की भुजा इक्वल होती है और इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। मतलब ये है कि अगर ए बी भुजा बराबर होगी सी डी के, इसी प्रकार से ए सी भुजा बराबर होगी बी डी के, एंड प्रत्येक कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी बराबर प्रत्येक कोण कितने का होगा? 90 डिग्री का होगा। कितने का होगा? प्रत्येक कोण 90 डिग्री का आएगा। यहाँ तक समझ में आया आपको? अच्छे से समझ में आ रहा है? चलिए बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। आगे देखिए, आगे किस प्रकार से करते हैं अपन। चलिए ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें समांतर चतुर्भुज के सभी गुण, जो समांतर चतुर्भुज में होते हैं वो सभी गुण होते हैं। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री, वो समांतर चतुर्भुज का गुण नहीं है। समांतर चतुर्भुज का गुण ने आमने सामने के कोण बराबर होते थे, विपरीत कोण ये और ये, तो इसमें समांतर चतुर्भुज के गुण तो बराबर है सभी गुण, क्योंकि आमने सामने की भुजा, आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे, समांतर चतुर्भुज वाले ही गुण इसमें आएंगे। मगर ये वाले प्रत्येक कोण इसमें 90-90 का होगा तो वो भी 90, ये भी 90 होगा। प्रत्येक कोण इसमें 90 डिग्री का समकोण होगा। आया समझ में? फिर देखिए, विकर्ण एक दूसरे के विकर्ण बराबर मान के होते हैं। इसमें क्या होता है, जो विकर्ण होते हैं ये और ये जो विकर्ण होते हैं वो भी आपस में क्या होते हैं? बराबर लंबाई के होते हैं। जैसे कि मेरे पास विकर्ण है BC और AD, ये विकर्ण भी आपस में बराबर होंगे। ये आया मेरे पास आयत। इसको क्या बोलते हैं? आयत। हूबहू समांतर चतुर्भुज के गुण हैं, मगर इसमें ये प्रत्येक कोण कितने के होंगे? 90 के होंगे, 90 के होंगे, और विकर्ण आपस में बराबर होंगे। ये दो गुण आपको तो अलग दिखने को मिलेंगे, बाकी सभी गुण समान है। आया समझ में? चलिए फिर देखिए, वर्ग तीसरा मेरे पास है। वर्ग किसे कहते हैं? एक आयत जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है उसको अपन वर्ग बोलते हैं। जैसे कि अपन ले लेते हैं यहाँ पर, ये देखिए, ठीक है। चलिए, ये मेरे पास वर्ग है A B C D। इसमें क्या होता है, ये वर्ग सबकी भुजाएं बराबर, मतलब ये और ये सभी भुजाएं आपस में बराबर है। मतलब कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, मतलब इसमें सभी भुजाएं आपस में बराबर है। समांतर चतुर्भुज के तथा आयत के सभी गुण, समांतर चतुर्भुज और आयत के सभी गुण, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ये भी गुण आएगा। प्रत्येक कोण, आमने सामने के कोण बराबर है, ये भी गुण इसमें आएगा। फिर देखिए, समांतर चतुर्भुज के क्या गुण है? आमने सामने की भुजा बराबर, तो ये गुण इसमें है। विपरीत कोण आपस में B और D बराबर, तो ये भी गुण इसमें है। फिर देखिए, प्रत्येक कोण 90 का, तो इसमें प्रत्येक कोण 90 का ही होता है। कितने का होता है? प्रत्येक कोण 90 का होता है, ये भी गुण इसमें है। आयत और समांतर चतुर्भुज के सभी गुण इसमें मौजूद है। आया समझ में? चलिए, विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजक करते हैं। इसमें एक गुण अलग आ गया। कौन सा गुण है? विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। लंब समद्विभाजित क्या होता है? जैसे कि ये मेरे पास लाइन है, सीधी इसके ऊपर लाइन आ जाए, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना जाए,
तो ये मैं बोलूंगा इस लाइन को दो भागों में बांट रही है और सीधी आ रही है, मतलब ये इसका लंब समद्विभाजक है। आया समझ में? तो यहाँ पर ये प्रत्येक 90 का तथा ये वाला विकर्ण और एक ये वाला, तो यहाँ पर जो कोण बनेंगे वो प्रत्येक कोण कितने के होंगे? 90 डिग्री के होंगे। कितने के होंगे? 90 डिग्री के होंगे। लंब समद्विभाजक होते हैं, ये गुण इसका अलग है। आया समझ में? अब अपन ने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले अपन ने पढ़ा समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, सॉरी चतुर्भुज किसे कहते हैं। फिर अपन ने देखा चतुर्भुज के प्रकार, समलंब, समांतर और पतंग। ठीक है, फिर अपन समांतर चतुर्भुज लिया जिसमें आमने सामने की भुजाएं सम्मुख भुजाओं के युग्म समांतर होते हैं। आमने सामने की भुजाएं होती है उनके युग्म समांतर भी होते हैं, प्लस भुजाएं बराबर भी होती है। ठीक है, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। फिर अपन ने आयत देखा। आयत में क्या देखा? आयत में देखा कि समांतर चतुर्भुज के सभी गुण मौजूद है मगर प्रत्येक कोण 90 का होता है। फिर अपन वर्ग पर आए। वर्ग में अपन ने देखा समांतर चतुर्भुज आयत के सभी गुण मौजूद है, लेकिन अलग चीज क्या है? अलग चीज ये है कि इसमें क्या होते हैं? विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, 90 डिग्री पर आके कटते हैं एक दूसरे से। आया समझ में? यहां तक अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब अपन आगे देखते हैं। देखिए अब हम देखेंगे चौथा समचतुर्भुज। क्या देखेंगे? समचतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में क्या क्या देखना था अपन को? आयत, वर्ग और समचतुर्भुज। अब अपन देखेंगे समचतुर्भुज। एक चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर माप की हो। एक चतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर माप की हो। यहां देखिए जैसे कि ये आ गया। ठीक है, ए बी सी डी, एक चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर माप की हो, मतलब कि सभी बराबर होनी चाहिए। मतलब ये वाली भुजा, ये और ये सभी भुजाएं बराबर हो, मतलब ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, सभी भुजाएं आपस में बराबर हो। ठीक है, समझ में आया? पहला गुण इसका है कि इसके सभी भुजाएं बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज के सभी गुण इसमें होते हैं। समांतर चतुर्भुज के मतलब कि आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने के कोण, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज के गुण आगे, विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। इसमें जरूरी नहीं है कि प्रत्येक कोण 90 का आए। क्या जरूरी नहीं है कि प्रत्येक कोण 90 का है? ये जरूरी नहीं है। विकर्ण एक दूसरे को इसमें समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, समझ में आया? इस प्रकार के चतुर्भुज को अपन बोलते हैं, इस प्रकार के चतुर्भुज को अपन बोलते हैं समचतुर्भुज। जैसे कि ये वाला चतुर्भुज देखिए, ये वाला, अब ये वाला भी ले सकते हो। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए ये वाला चतुर्भुज देखिए आप ध्यान से, ए बी सी और डी, ये वाला चतुर्भुज विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, ये वाला चतुर्भुज भी कैसा चतुर्भुज है? समचतुर्भुज है, जिसमें सभी भुजाएं और आमने सामने की भुजाएं, समांतर चतुर्भुज के गुण आगे, सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, सम्मुख कोण आपस में बराबर होंगे और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। वो लंब समद्विभाजक करते हैं, लंब वाला आता है। ठीक है ना, जबकि समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? केवल समद्विभाजित करते हैं, इसमें लंब समद्विभाजित करते हैं। ये फर्क है। आया समझ में? चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्या है अपने पास। देखिए अगला नोट्स लिखा हुआ है इसमें। फिर देखिए नोट्स में अपन आपको देखेंगे, देखिए सभी वर्ग, जो सभी वर्ग है एक आयत है। आप सभी वर्ग को आयत मान सकते हैं। सभी वर्ग आयत की कैटेगरी में आ सकते हैं, क्योंकि आयत के जो गुण होते हैं वो वर्ग में सभी गुण मौजूद होते हैं। आमने सामने की भुजा बराबर, प्रत्येक कोण 90, जो सभी वर्ग में होता है ये गुण। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ग आयत हो सकता है, मतलब सभी वर्ग एक आयत है। और एक समचतुर्भुज भी है। सभी वर्ग एक आयत भी है और सभी वर्ग समचतुर्भुज भी है। समचतुर्भुज में क्या चाहिए? सभी भुजाएं समान चाहिए, विकर्ण लंब समद्विभाजित चाहिए, जो कि वर्ग में है, वर्ग में ये गुण है।
तो वर्ग आयत भी हो सकता है, मतलब आयत के गुण भी वर्ग रखता है और समचतुर्भुज के गुण भी वर्ग रखता है। तो वर्ग एक आयत और एक चतुर्भुज हो सकता है। आया समझ में? चलिए ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब अगला देखिए, एक आयत तभी वर्ग हो सकता है जब उस आयत की सभी भुजाएं बराबर हो। एक आयत को वर्ग होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए? आयत क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। एक आयत वर्ग तभी हो सकता है जब इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो। अगर उसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होगी तो वो एक वर्ग भी हो सकता है। आया समझ में? चलिए थर्ड पॉइंट देखिए, परंतु एक समचतुर्भुज वर्ग तभी हो सकता है जब उस समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो। देखिए विकर्ण आपस में बराबर होने चाहिए। अगर वर्ग होता है उसकी चारों भुजाएं इक्वल होती है तो उसमें विकर्ण भी आपस में एक दूसरे के इक्वल होते हैं, मतलब लमसमद्विभाजित मतलब बराबर होते हैं। और समचतुर्भुज में ऐसा नहीं होता, समचतुर्भुज में विकर्ण बराबर हो ये जरूरी नहीं है। आया समझ में? तो एक समचतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज वर्ग तभी हो सकता है जब उस समचतुर्भुज के विकर्ण भी आपस में बराबर हो। अगर एक ऐसा समचतुर्भुज लेंगे जिसके विकर्ण भी आपस में बराबर आए तो हम मान सकते हैं कि वह एक वर्ग हो सकता है। समझ में आया? ये तीनों पॉइंट यहाँ पर अपने क्लियर हुए। अब अपन आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए अब अपन देखेंगे एक समांतर चतुर्भुज, एक समलंब चतुर्भुज। ठीक है, समलंब चतुर्भुज क्या होता है? अब अपना दूसरा टॉपिक आ गया समलंब चतुर्भुज का। किसका? समलंब चतुर्भुज क्या होता है? देखिए एक चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है एक समलंब चतुर्भुज कहलाता है। समांतर चतुर्भुज क्या था? जिसमें भुजाओं के दो युग्म समांतर होते हैं उसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। और समलंब चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। जैसे कि अपन यहां बना देते हैं, देखिए ये वाला। देखिए ये जो फ्रेम ये वाला जो फला है अपने पास, देखिए अब इसमें ए बी सी और डी, यहां पर आपको देखने को मिलेगा ए बी समांतर है सी डी के। मतलब ए बी को आगे बढ़ाओ और सी डी को आगे बढ़ाओ, एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी। मतलब ये दो रेखा है समांतर है, जबकि इन दोनों का आगे बढ़ाने पर आगे जाके मिल जाएगी। काटेगी तो ये समांतर नहीं हो सकती। तो ये दो रेखा है प्रॉपर रूप से दोनों ही समांतर है। समझ में आया यहाँ तक आपको? बढ़िया। चलिए तो ये दो रेखाएं समांतर है तो ये वाली रेखाएं और ये वाली रेखाएं आपस में समांतर होनी जरूरी है। दो रेखाओं मतलब एक रेखा का युग्म मतलब एक जोड़ा, तो ये और ये मिलकर एक जोड़ा बन गया, समांतर होता है, एक समलंब चतुर्भुज कहलाता है। ये अपन के यहाँ गया यहाँ पर परिभाषा। जबकि समलंब एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। देखिए समांतर चतुर्भुज नहीं है, एक क्या है? समलंब होता है। जो समलंब चतुर्भुज जो मैंने आपको बताया ये एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें भुजाओं का एक युग्म समांतर है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज नहीं है, मतलब ये समांतर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि समलंब में तो एक भुजा का एक युग्म, भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। और समांतर में क्या होता है? समांतर में भुजाओं के दो युग्म समांतर होते हैं। तो देखिए इसमें भुजा एक युग्म मतलब ये वाला युग्म समांतर जा रहा है, जबकि और ये वाला तो आपस में जाके कट जाएगा, समांतर नहीं है। जबकि समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? ये वाला समांतर चतुर्भुज देखिए, ये वाला ये समांतर चतुर्भुज है अपने पास, ये वाला। तो इसमें देखिए आप ए बी सी और डी नाम दिया, तो इसमें ये वाला भुजा समांतर जाएगी और ये वाली भुजा भी समांतर जाएगी। तो भुजाओं के दो जोड़े समांतर है तो ये समांतर चतुर्भुज होगा, ये समलंब चतुर्भुज होगा। और समलंब चतुर्भुज कभी भी समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता। कंसेप्ट क्लियर यहाँ तक? बढ़िया से समझ में आया है एकदम? चलिए तो बने रहिए वीडियो के साथ, आगे भी देखेंगे अपन अगला वाला क्वेश्चन अपना। ठीक है, चलिए बढ़िया से समझ में आ रहा है? समझिएगा। देखिए अब अपने पास है, अब अपने पास आया पतंग। क्या आया अपने पास? पतंग। एक चतुर्भुज जिसमें दो आसन भुजाओं के युग्म बराबर होते हैं उसको पतंग बोलते हैं। पतंग अपन देखने जाए, चलिए पतंग अपन ड्रॉ करते हैं। देखिए
ये जो आकृति है वो पतंगाकार है। क्या है? पतंगाकार। ए बी सी डी, जिसमें भुजाओं के युग्म बराबर होते हैं। कैसे भुजाओं के? आसन भुजाओं के। आसन का मतलब होता है जैसे एक बिंदु है, यहाँ से मैंने दो भुजाएं खींची तो ये और ये भुजाएं दोनों ही आसन भुजाएं होगी। तो यहाँ से ए से दो भुजाएं निकल रही है, ये वाली और ये वाली आसन भुजा है। तो ये आसन भुजा आपस में बराबर होगी। दो भुजाएं मिलकर एक युग्म बना दिया तो ये युग्म बराबर होगा और ये युग्म भी आपस में एक दूसरे से बराबर होगा। आसन भुजाएं जो एक बिंदु उसमें उभयनिष्ठ होता है, मतलब इन दोनों भुजाओं में ये वाला पॉइंट उभयनिष्ठ होगा, इन दोनों भुजाओं में ये वाला पॉइंट उभयनिष्ठ होगा, मतलब कॉमन पॉइंट होगा, दोनों में एक बिंदु होगा। आया समझ में? तो इसमें आसन भुजाओं के युग्म बराबर होते हैं। तो आसन भुजा ये और ये है तो इसका ये युग्म दोनों ही आपस में बराबर होंगे, ठीक है। और इसमें ये वाला युग्म बराबर होगा। तो आसन भुजाओं के कितने? दो युग्म आपस में बराबर होते हैं। ये वाला युग्म, ये वाला युग्म आपस में बराबर होते हैं। इसको बोलते हैं पतंग। आया समझ में? चलिए, जैसे कि ए बी और ए डी, ए बी और ए डी, जैसे ए बी और ए डी आपस में बराबर होंगे। बी सी और डी सी, BC और DC आपस में बराबर होंगे। गुण इसके क्या है? विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। ये विकर्ण हैं, ये विकर्ण जो यहाँ से खींचे जाएंगे वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटेंगे, एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित काटेंगे। आए समझ में? विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, मतलब समद्विभाजित का मतलब होता है जो विकर्ण है पूरा वो कटता है, जहां से ये प्रतिच्छेद होता है उस बिंदु से मापोगे आप। जैसे कि ये बिंदु O है तो AO बराबर CO, ये दोनों, ये वाला पार्ट आपस में इक्वल आएगा। और ए वाला पार्ट DO और BO, ये वाला पार्ट भी आपस में, ये और ये वाला भाग भी इक्वल होगा, समान होगा, ठीक है। और पतंग एक समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता। पतंग भी एक समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पतंग में तो आसन भुजाएं आपस में बराबर होती है, जबकि समांतर भुजाओं में तो, समांतर चतुर्भुज में तो सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो पतंग को आप समांतर चतुर्भुज नहीं मान सकते। आया समझ में? यहाँ तक आपको उम्मीद करते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से कंसेप्ट समझ में आए होंगे। समांतर चतुर्भुज के सभी कंसेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे। चतुर्भुज किसे कहते हैं, क्या होते हैं, पतंग क्या होते हैं, समलंब क्या होता है, आयत क्या होता है, वृत्त क्या होता है, ये एक बेसिक सी चीज है जो आपको कवर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और आगे वाली प्रश्नावली, आने वाली 8.1 प्रश्नावली आपको एकदम बेहतरीन ढंग से समझ में आएगी, उसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट मन में नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है। आया समझ में? वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने मित्रगणों के साथ और चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।